प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो रिएक्शंस बची हुई रिएक्शंस थी सबसे पहले उसे पूरा करते हैं। तो पहला रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में होती क्या है कि जब एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो है अपने से कम प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को उनके लवण से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैंने डेफिनेशंस लिखा है। जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तथा इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अब देखिए, मैं जो अभिक्रियाशील धातु है उसका एक सीरीज बना के रखा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरीज में सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु है वो पोटासियम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पोटासियम जो है अपने से नीचे जितने भी धातु हैं उनको लवणों से, उनके कंपाउंड से उसे विस्थापित करके उसके जगह अपना स्थान बना लेगा। उसी तरह सोडियम अपने से नीचे जितने भी धातु हैं उनके लवणों में या उनके कंपाउंड से में उन्हें विस्थापित करके अपना स्थान बना लेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोडियम बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, Sn, Pb सभी को विस्थापित कर सकता है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या Ag Hg को विस्थापित कर सकता है तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि Ag जो है Hg से कम प्रतिक्रियाशील है। तो जो कम प्रतिक्रियाशील धातु है वो अपने से अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम और बेरियम पे बात करें तो बेरियम जो है मैग्नीशियम को विस्थापित कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम बेरियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसी तरह आप जिंक और Sn में देखो तो जिंक Sn को विस्थापित कर सकता है, लेकिन Sn जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। उसी तरह अगर हम लेड और हाइड्रोजन में देखेंगे तो लेड हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन लेड को विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में अब देखिए कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है। ऐसा फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण होता है और लोहे की कील पर भूरी परत के रूप में कॉपर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करके आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। तो हमने देखा भी कि यहाँ पर आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील था, इसलिए आयरन ने कॉपर को उनके सल्फेट सॉल्यूशन से विस्थापित कर दिया। इसी तरह जब हम जिंक के साथ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक भी चूंकि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए जिंक भी जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक उसी प्रकार लेड जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो लेड भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, अगला देखिए अभिक्रिया द्वैव विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, द्वैव विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्वैव विस्थापन रिएक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जब दो धातु के अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग होगा, साल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके जब नए साल्ट का निर्माण करता है तो इस प्रतिक्रिया को ही हम द्वैव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली के कारण भी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और NaCl बनाता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन में कलर जनरेट होगा। और दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आयन एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम बेरियम क्लोराइड से बेरियम को हटा के क्लोरीन से स्थान बना ले रहा है। ठीक है ना, और उसी तरह बेरियम जो है सल्फेट के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो हमने लिखा भी है कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और इस प्रतिक्रिया में सोडियम क्लोराइड जल के विलयन के रूप में बनते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए कि जब लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटासियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए PbI2 का
जो कलर होगा वो येलो होगा, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट का जो कलर है वह क्या बना रहा है, तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बना रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया जो है वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आयनों की अदला बदली हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रिएक्शन में आयन की अदला बदली हमें देखने को मिल रही है। चलिए अगला अभिक्रिया है बच्चों ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है, या फिर हम कह सकते हैं जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, इसलिए अधातु के गुण को दिखाता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, इसलिए यह यहाँ पर धातु के गुणों को दिखाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इन गुणों के प्रकाश में ऑक्सीकरण को दूसरी तरफ से भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अधातु तत्वों से संयोग होना, या उसमें से हाइड्रोजन या धातु को हटाया जाना, या उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। और दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, आपसे अगर कोई पूछता ऑक्सीकरण क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है, अथवा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया होती है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आप देखिए अवकरण। अवकरण में ठीक इसके विपरीत होगा। यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है और किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पर परिभाषा देखिए, यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उस पदार्थ का अवकरण होता है। और अवकरण के एक अन्य परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ का जब हाइड्रोजन या धातु से संयोग होता है तो उस पदार्थ का अवकरण होता है। दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे अवकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाए कह सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है या फिर ऑक्सीजन का त्याग करता है, अथवा किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम अवकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जब कॉपर पाउडर को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस परिवर्तन का पता तब चलता है जब कॉपर पाउडर काले रंग का होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीजन से सीधा संयोग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कॉपर के साथ, तो यहाँ पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। उसी तरह जब कॉपर ऑक्साइड वापस फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर देखिए कॉपर और वाटर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना है, तो ऑक्सीजन का हटना यहाँ पर अवकरण होगा। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा भी है कि जब इस गर्म तप्त पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो अभिक्रिया उल्टी दिशा में हो जाती है और कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए पहली प्रतिक्रिया कॉपर और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी और दूसरी प्रतिक्रिया कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच एक अवकरण थी। तो हमें याद रखना यह महत्वपूर्ण होगा कि ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा साथ साथ भी होते हैं। ठीक है ना, हमेशा कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। हम लोग आगे चल के इसे पढ़ेंगे। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में इसी रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट रहा है तो हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोरोजन। बच्चों कोरोजन क्या है? तो धातु की प्रवृत्ति होती है कि वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और कुछ अन्य पदार्थों से प्रतिक्रिया कर लेता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि घर में अगर कोई लोहे के सामान है तो वह पानी से या फिर
एयर से रिएक्ट करता है और उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम लोग रोस्टिंग या रस्टिंग जंग लगना भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जंग लगना। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए मैंने लिखा भी है कि लोहा वायुमंडल में मौजूद नमी से अभिक्रिया करता है, जिससे उसके ऊपर एक भूरी परत बन जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। और इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहा जाता है। लोहे के जंग में बदलने के कारण लोहे के समान में धीरे धीरे लोहा क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। तो यह प्रक्रिया कोरोजन या संक्षारण भी कहलाता है। ठीक है ना, यह जंग लगना एक कोरोजन का उदाहरण है। ठीक है, कोरोजन के कारण लोहे का सामान समय के साथ कमज़ोर पड़ जाता है। यही कारण है कि घरों के लोहे के गेट हो, फर्नीचर हो, बिजली के खंभे हो, पुल हो इत्यादि जो है समय के साथ कमज़ोर और बेकार हो जाते हैं। इस तरह से हमें कोरोजन के कारण भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए रात्रि का खाना जब हम लोग सुबह में देखते हैं तो उसमें गंध आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, उनका स्वाद जो है खराब हो जाता है। तो ये क्यों होता है? तो बच्चों ये तेल और वसा का ऑक्सीकरण की वजह से होता है। तो जब तेल और वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें से अजीब से गंध आने लगती है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम रेंसिडिटी कहते हैं और उस तरह के तैलीय भोजन को रैंसिड कहा जाता है। किसी तले हुए भोजन को रैंसिड होने से बचाने के लिए बच्चों उसे सही तरीक़ों से पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। या तो हम एयर टाइट पैकेट में पैक करें या फिर हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस, पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है ना, जैसे कि आप आलू के चिप्स या मार्केट से इस तरह के जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे कि वह लंबे समय तक या अधिक समय तक ताज़ा रखने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के अंत में इस पूरे अध्याय का सारांश देखेंगे। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसमें से ये लाइन जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट देखिए कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन इत्यादि। देखिए हम लोग ये सभी बातों का अध्ययन किए हैं पहले। तीसरा मैंने पॉइंट लिखा कि रासायनिक समीकरण द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों की सहायता से हम सरल तरीके से लिख सकते हैं। जब हर तत्व के परमाणु, चौथा क्या है, जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की दाईं तथा बाईं ओर समान होती है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि रासायनिक जो संतुलित समीकरण है वह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगला पॉइंट देखिए, किसी रासायनिक समीकरण को वर्ड इक्वेशन के रूप में या फिर विभिन्न पदार्थों के सूत्रों का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है। और हम लोग अभिकारक को तीर की बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को तीर की दाईं ओर लिखा जाता है। अगला पॉइंट है जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की दाईं तथा बाईं ओर समान होती है तो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। और पहले ही मैंने बताया कि यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगला पॉइंट है जब किसी अभिक्रिया के अंत में दो या दो से अधिक अभिकारकों में से एक उत्पाद का निर्माण होता है तो हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसी तरह जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो हम ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है जब कम प्रतिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन में कोई अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापन करके एक नए साल्ट का निर्माण करता है तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है जब दो साल्ट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों के आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो हम उसका ऑक्सीकरण होता है। और यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो बच्चों उसका अपकरण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 का पूरा समरी एक तरह से मैंने शॉर्ट नोट तैयार किया। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।